नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। नेता नदारद, कुर्सियां खाली, दिल्ली में मोदी विरोधी इंडी गठबंधन का फ्लॉप शो कैसा चला गया, आज आपको उस फ्लॉप शो के बारे में बताऊंगा। जंतर मंतर पर राहुल के भाषण का वो हिस्सा भी आपको दिखाऊंगा जो फिर मोदी की टीआरपी बढ़ाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा पहलवानों और बृजभूषण सिंह का चैप्टर है। बृजभूषण शरण सिंह वर्सेस पहलवानों के दंगल का नया चैप्टर, अब कौन सही, इस पर बात करूंगा। बृजभूषण का करीबी चुनाव में कैसे जीता, क्या धांधली हुई या यह सच्ची जीत है, आज इस पर भी बात आपको बताऊंगा। पहलवानों के कंधे पर मोदी विरोधी बंदूक रखकर चलाने वाले कैसे एक्सपोज होंगे, इसका चैप्टर भी है। फिर बात होगी राम मंदिर की तैयारियों का चैप्टर 2। अयोध्या की हैरान कर देने वाली तस्वीरें, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर लोगों में सेंटिमेंट है, हमने तय किया है कि पाठशाला में हम आपको लगातार अयोध्या में क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह का माहौल है, क्या कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, क्या देखने को मिलेगा, आपको लगातार दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का वो कायाकल्प कर दिया कि रामराज दिखने लगेगा क्या, आज इसकी भी बात होगी। फिर मोटे से मोटा व्यक्ति जब मंदिर के संकरे गलियारे में फंसता है तो क्या चमत्कार होता है, आज इसका चैप्टर भी है। वो मंदिर, इतनी सी जगह आप देख रहे हैं और वहां बहुत वजनदार आदमी भी जाए और फंस जाए तो क्या होता है, आज आपको दिखाऊंगा। भारत का वो अनोखा मंदिर जिसे देखकर आंखों पर आपको यकीन नहीं होगा। और आखिर में अनसुना किस्सा, पिता के देहांत के बाद मोदी ने ऐसा क्या किया कि सब हैरान रह गए थे। लेकिन लोज की पाठशाला शुरू करने से पहले रोज की तरह दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। संसद सुरक्षा में सेंध की एक आरोपी नीलम को एफआईआर की कॉपी नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीलम के वकील को एफआईआर की कॉपी दिए जाने के लोअर कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी है। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश पर अगली तारीख तक स्टे लगा दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। मैक्रों ने भारत के इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया है। भारत ने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बार गणतंत्र दिवस का न्योता दिया था, लेकिन व्यस्तता की वजह से बाइडेन ने भारत आने पर असमर्थता जताई। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर इन्वाइट किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों के खात्मे का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों के साथ ही जांच एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। एनआईए ने आतंकी हमले को लेकर 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि सुरक्षा बल के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। राजौरी के हर रास्ते की घेराबंदी की गई है और घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। राजभर की सीएम योगी से यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें लग रही हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्होंने सीएम योगी से भर और राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने की गुजारिश की है। यूपी के मेरठ से 100 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में माफिया अतीक के करीबी को गिरफ्तार किया गया है। कमर अहमद नाम के इस व्यापारी को यूपी एसटीएफ ने धर दबोचा है। कमर अहमद पर फर्जी पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेजों के सहारे जाली ई-वे बिल बनाकर जीएसटी चोरी का आरोप है। एसटीएफ को लगातार जीएसटी चोरी के मामले के लिए इनपुट्स मिल रहे थे। इसी को लेकर एसटीएफ की नजर कमर अहमद पर लगी हुई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, नेता नदारद, कुर्सियां खाली, दिल्ली में मोदी विरोधी इंडी गठबंधन का फ्लॉप शो रहा क्या, जंतर मंतर पर राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा जो फिर मोदी की टीआरपी बढ़ाएगा क्या, सबसे पहले इसी का चैप्टर। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब विपक्ष के सारे दांव फेल हो गए तो विपक्ष ने फिर से पुराने मुद्दे को झाड़ पोंछ कर बाहर निकाला। जैसे अभी ठंड आई ना, तो आप भी पुराने ठंड वाले कपड़े झाड़ पोंछ के बाहर निकाल रहे हैं। वैसे ही विपक्ष ने झाड़ पोंछ के सब ट्राई कर लिया, कुछ चल नहीं रहा है, तो वही पुराना वाला मुद्दा झाड़ पोंछ के बाहर निकाला। और ये मुद्दा क्या है? वही लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में। इतना पुराना घिसा पिटा मुद्दा हो गया ये कि जैसे वो ठंड में कपड़े निकालते हैं तो कुनैन की गोलियों की बदबू आती है ना,
उसी टाइप से अब इन मुद्दों से बदबू आ रही, लेकिन इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं। वही पुराना मुद्दा निकाले और आज इंडी गठबंधन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। इसमें जो बातें कही गई वो यही है कि देश खतरे में है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से विपक्ष और विपक्ष का इकोसिस्टम यही मॉल बना रहा है कि मोदी राज में लोकतंत्र खतरे में है। आज विपक्ष फिर से इसी मुद्दे पर दांव लगा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में विपक्ष का न जाति जनगणना का मुद्दा चल पाया, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं चल पा रही, न भारी भरकम मुफ्त की योजनाओं का असर हुआ। तो ले देकर विपक्ष फिर से वही लोकतंत्र खतरे में है वाला गाना गा रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि शायद कुछ नहीं चल रहा तो इसी को ट्राई कर लो। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज इंडी गठबंधन की पार्टियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन की थीम ही थी सेव डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र को बचाओ। जबकि इससे पहले विपक्ष का कॉन्फिडेंस हाई था तो ये लोग कहते थे जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ऐसा बैनर लगाते थे। आज लेकर आए सेव डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र को बचाने पर आ गए। एक बार सुनिए कैसे इंडी गठबंधन के मत से लोकतंत्र खतरे में है का माहौल बनाया गया, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि वहां का माहौल क्या था और कैसे कुर्सियां खाली थी। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए। You are making parliament redundant. If parliament becomes redundant, democracy dies, democracy is killed. This is what Mr. Modi and his government are doing. जनतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, तो ये अनिवार्य है कि आज जो सरकार में है, आज ये भाजपा की जो सरकार है, इस भाजपा को सत्ता से और सरकार से दूर रखना अनिवार्य है। ये लोग लोकतंत्र को बचाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को यह साफ साफ सुनाई दे रहा है कि इन लोगों का कहना यह है कि अगर हम लोगों को खुद बचना है, हमारी खुद की पॉलिटिक्स बचनी है, पार्टियों को बचना है, तो हमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये माहौल बनाना पड़ेगा। इंडी गठबंधन के नेता बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ना तो इनके खुद के नेता इनके साथ हैं, ना ही इनकी बातें लोगों को समझ में आ रही। कहीं खाली कुर्सियां दिखी, कहीं इनके नेता ही नहीं पहुंच पाए। जैसे जयपुर का हाल यह था कि यहां भी इंडी गठबंधन की ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रखी थी, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में ना तो कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत पहुंचे, ना ही सचिन पायलट आए, यानी नेता ही बड़े बड़े नदारद थे। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा काफी देर बाद प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंच पाए। करीब दोपहर 1 बजे सीपीआई के लोग बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर गए, तब जाकर यह लगा कि विपक्ष का कोई साझा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नहीं तो माहौल ही नहीं बना पाए ये लोग जयपुर में। जब नेताओं को ही इस विरोध प्रदर्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है तो लोगों को भी क्यों होगी भाई। कर्नाटक में तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन फ्लॉप शो में बदल गया। बेंगलुरु में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन 11 बजे शुरू होना था, वो 1 बजे जाकर शुरू हुआ। इतनी देर में तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश ही ठंडा पड़ गया। कुर्सियां भी बैठे बैठे बोर हो गई कि अरे कोई आएगा हम पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा। इंडी गठबंधन के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो कुर्सियां लगी थी वो खाली पड़ी थी। बेंगलुरु से एक रिपोर्ट देखिए जरा, फिर आगे की बात बताते हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस का फ्लॉप शो देखने को मिला। ये जो मेरे पीछे आप खाली कुर्सियां देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही देती है कि किस तरह से कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन एक फ्लॉप शो में आज देखा गया। क्योंकि विरोध प्रदर्शन के लिए तमाम राज्य के जो नेता है, कुछ नेता जरूर पहुंचे, लेकिन डिप्यूटी सीएम और साथ ही सीएम इस विरोध प्रदर्शन से नदारद रहे। साथ ही आपको बता दें कि जो विरोध प्रदर्शन 11 बजे शुरू होना था, अब आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में जो है इस वक्त 1 बज रहा है। लोग जो है वो भी निराश होकर निकल चुके हैं। यानी यहां जंतर मंतर पर ये लोग लोकतंत्र को बचाने का माहौल बना रहे थे, लेकिन जो माहौल देश भर में विरोध के दौरान दिखना चाहिए इन लोगों का, वही नहीं दिखा। क्या माहौल? नेता गायब, कार्यकर्ता गायब, पब्लिक गायब। फिर भी इंडी गठबंधन को लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को 2024 में हरा देंगे। लेकिन इनका सच ये भी है कि एक तरफ जंतर मंतर पर विपक्ष के नेता एक साथ एक मंच पर दिखने का प्रयास कर रहे हैं,
मंच से एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में पीएम फेस पर ही घमासान मचा हुआ है और यह घमासान तब से मचा है जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस के तौर पर प्रस्तावित किया। उसके बाद से ही गठबंधन के अंदर इस बात को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसी खबरें आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करने से नीतीश कुमार नाराज हो गए और नीतीश कुमार की यह नाराजगी उनके समर्थकों के जरिए भी बाहर आ रही है। जेडीयू के एक विधायक है गोपाल मंडल, उन्होंने तो कह दिया कि कौन खड़गे फड़ गए। खड़गे साहब के लिए कह रहे हैं कि कौन खड़गे फड़ गए, पब्लिक नहीं जानती। नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। सुनिए एक बार जेडीयू के विधायक को। बात है सब कुछ तो नीतीश कुमार ने किया है। इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया। सारे लीडरों को, जितना क्षेत्रीय लीडर था सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है। इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। करेंगे पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है। अभी नाम बोले हैं तो हम सुने हैं। करेंगे खड़गे फड़गे को पब्लिक नहीं जानती, अभी नाम बोले तो हम खड़गे जी का नाम सुने। जब इस तरह से टकराव साफ दिख रहे हैं तो मंच पर एक साथ आने का फायदा ही क्या। लोगों को ये साफ लगेगा कि बहुत से लोग तो दिखावा कर रहे हैं। इंडी गठबंधन तो बनने से पहले ही बिखर गया था। 3 महीने से कोई बैठक भी नहीं हुई थी। अब जब 3 राज्यों में बुरी तरह से आ रहे हैं तो गठबंधन की याद आई, तुरंत दौड़ एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। इनके पास मुद्दा भी कोई नहीं था, इसलिए सांसदों के निलंबन का मुद्दा बना लिया और इस मुद्दे पर तब प्रदर्शन कर रहे हैं जब संसद सत्र भी खत्म हो चुका है। एक तो इंडी गठबंधन इस तरह के दिखावे से खुद को एक्सपोज कर रहा है, दूसरी तरफ इसके नेता जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे भी खुद को एक्सपोज कर रहा है। जैसे राहुल गांधी ने आज इंडी गठबंधन के मंच से ऐसी बातें कही जो किसी को भी मुद्दों के हिसाब से हल्की बातें लगेंगी। जैसे आज राहुल गांधी ने कहा कि संसद में जो घुसे थे वो गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे थे और हमलावरों को देखकर बीजेपी के लोगों की हवा निकल गई। पब्लिक सोशल मीडिया पर लेकर गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी थे क्या जी जो गैस सिलेंडर लेकर गए थे और कह रहे बीजेपी के लोगों की हवा निकल गई। सुनिए एक बार जरा राहुल गांधी की बात सुन लीजिए। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। कह रहे हैं गैस का सिलेंडर ले आए। राहुल गांधी के पास एक नहीं बल्कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब वो नरेंद्र मोदी को घेर सकते हैं, जब वो अपने आंकड़ों और बातों की धार से अपने पक्ष में माहौल बना सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी अक्सर ये मौके गवा देते हैं। यही आज भी हुआ। उन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा तो उठाया, लेकिन इसे बेरोजगारी से जोड़ दिया। सुनिए राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा है। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। जवाब मिला 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे
सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब सोचिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखते, बातें कैसी कैसी करते हैं। अब वो संसद के अंदर घुसने वालों की पहचान बेरोजगार की हो गई। बहुत सड़क पे जितने लोग चेन स्नैचिंग करते हैं, मर्डर करते हैं, पॉकेट काटते हैं, सब बेरोजगार ही होते हैं। तो कल को उनके बारे में भी आदमी यही सोचे कि ये अपराधी है कि बेरोजगार है, उसकी बेरोजगारी है बेचारे की, बेचारा हो जाएगा क्या वो? कौन जो है वो 6 से 8 की, 6 से 9 की या 9 से 6 की ड्यूटी करने के बाद जो है पॉकेट मारने जाता है? कौन जो है वो 9 से 6 की ड्यूटी करते करते लंच में जो है चेन स्नैचिंग करने जाता है? बेरोजगार ही ना होता है बॉस, लेकिन क्रिमिनल माइंडेड होता है। तो आज इनके लिए संसद के अंदर घुसने वाले बेचारे बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को घेरना है। शायद राहुल गांधी की इन्हीं हल्की बातों को सुनकर इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां उनके चेहरे पर दांव नहीं लगाना चाहती। ममता बनर्जी उनको ऐसे ही टीआरपी नहीं बुलाती है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि जिन लोगों को बेरोजगार कहकर बचाव कर रहे हैं, उन लोगों के संसद में घुसने की वजह अभी तक साफ भी नहीं हुई है। ये लोग कौन हैं, किस इरादे से आए, इस पर भी अभी जांच ही चल रही है। और अब तक की जो जानकारी आई है उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये मासूम बेरोजगार चंद बेरोजगार हैं जो सरकार से नाराज थे। संसद हमले की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस हमले का असल मास्टरमाइंड ललित झा नहीं बल्कि मनोरंजन डी है। हमने आपको कल ही बताया था कि सभी आरोपियों को मनोरंजन डी ने ही 6 महीने पहले मैसूर बुलाया था और उनकी यात्रा का सारा खर्च मनोरंजन डी ने उठाया था। जांच में यह पता चला है कि मनोरंजन फंडिंग के लिए लगातार प्रयास कर रहा था और एक बड़ा संगठन तैयार करना उसका मकसद था। उसने आरोपी सागर शर्मा को संगठन में रिक्रूटमेंट का जिम्मा सौंपा था। ये लोग युवाओं का ब्रेन वॉश भी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों के साइको एनालिसिस टेस्ट करवाए हैं। पुलिस अब सब आरोपियों के नए क्लोन सिम जारी करवा रही है, जिससे यह पता चलेगा कि ये लोग किन किन लोगों के संपर्क में थे और क्या इनके पीछे कोई बड़ा देश विरोधी संगठन और लोग तो नहीं थे। लेकिन जहां तक राहुल गांधी की बात है, अपने भाषण में राहुल गांधी ने मीडिया पर भी गुस्सा निकाला। उनकी शिकायत थी कि मीडिया बेरोजगारी पर बात नहीं करता, बेरोजगारी के आंकड़े नहीं दिखाता। राहुल गांधी को आज हम उन राज्यों में बेरोजगारी का भी आईना दिखा देते हैं जहां अभी तक कांग्रेस की ही सरकार थी। जैसे अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी को बहुत चिंता है ना कि भाई बेरोजगारी है और ये सारी बेरोजगारी देश भर में नरेंद्र मोदी लेकर आए। अरे बॉस, राज्यों में तो आप नौकरी देते कि नहीं देते? युवाओं में बेरोजगारी 15 से 29 साल, ये आपको बेरोजगारी का आंकड़ा दिखा रहा हूं और ये डेटा है 15 से 29 साल के लोग जो हैं उनके अंदर जो बेरोजगारी है उसको लेकर। ये 2022-23 का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, 2022-23। राजस्थान, अभी कांग्रेस की सरकार गई है 5 साल रहने के बाद। राजस्थान में हाईएस्ट बेरोजगारी थी 12.5%। बहुत 12.5%। क्यों नहीं राहुल गांधी खत्म कर दिए? बहुत क्रांतिकारी है, आपके पास आइडियाज हैं। नरेंद्र मोदी को तो कुछ समझ में नहीं आता। राज्य में आपने क्यों नहीं किया खत्म? क्यों नहीं अशोक गहलोत को फोन करके बोल गया, सुनिए ऐसा ऐसा कीजिए, सबको रोजगार दे दीजिए? छत्तीसगढ़ के अंदर जो बेरोजगारी है उसका आंकड़ा था 7.1%। वहां भी कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, क्यों नहीं किए? तेलंगाना में, जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां पे 15.1% बेरोजगारी, 15.1%। अभी देखेंगे वहां क्या क्रांतिकारी काम होगा, देख लेंगे अभी वहां क्या क्रांतिकारी काम होगा। और ये क्या राज्यों में, सारे राज्यों में क्या नरेंद्र मोदी बेरोजगारी फैला रहे हैं? और जहां बीजेपी की सरकार थी, एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहां बेरोजगारी की दर कितनी थी? 4.4%। बॉस, आपसे तो कम ही था। और राष्ट्रीय औसत कितना था? राष्ट्रीय औसत देखिएगा तो वो बैठता है 10% का, 10%। तो
तो 12.5% तो राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर है राजस्थान में। राहुल गांधी को मनमोहन सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में सरकारी नौकरियों के आंकड़े भी देखने चाहिए। अगर आप देखेंगे यूपीए सरकार के 9 साल में सरकारी पदों पर 6 लाख भर्तियां हुई, जबकि नरेंद्र मोदी के 9 साल के राज में सरकारी पदों पर 9 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स आपको बता रहा हूं। तो आपके 9 साल और नरेंद्र मोदी के 9 साल का यह आंकड़ा दे रहा हूं। 6 लाख यूपीए में, 9 लाख नरेंद्र मोदी सरकार। एक तरफ राहुल गांधी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके सीएम क्या कर रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूं। कर्नाटक के सीएम की प्राइवेट जेट वाली कुछ तस्वीरें वायरल हो रही। बीजेपी के नेताओं ने भी ट्वीट किया है। कर्नाटक के सीएम अपने मंत्री के साथ इस प्राइवेट जेट में बैठकर दिल्ली आए, क्योंकि दिल्ली में उन्हें केंद्र सरकार से सूखाग्रस्त इलाकों के लिए आर्थिक मदद मांगनी थी। ये तस्वीरें कर्नाटक के आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमीर अहमद खान के लग्जरी प्राइवेट जेट की बताई जा रही है। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान ने अपने लग्जरी प्राइवेट प्लेन के अंदर का वीडियो डाला, जिसमें वो प्लेन के अंदर घूमते हुए भी दिखाई दिए। जमीर खान ने अपने प्लेन और सीएम के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वीडियो में मंत्री अपने जेट के अंदर अलग अलग पोज देते नजर आए। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकने में देरी नहीं की। बीजेपी ने कहा कि एक तरफ राज्य में सूखे की स्थिति है, दूसरी तरफ सीएम अपने मंत्रियों के साथ प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि एक तरफ कांग्रेस क्राउड फंडिंग का नाटक कर रही है कि भाई हमको पैसा दीजिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के मंत्री प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। हालांकि जमीर अहमद ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि स्पेशल एयरक्राफ्ट से जाने में क्या अय्याशी, क्या गलत है। वीडियो उनके समर्थक द्वारा बनाया गया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने भी यह कहते हुए बचाव किया कि मुख्यमंत्री के लिए निजी जेट की सवारी सामान्य बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि सीएम ने आने जाने का टाइम बचाया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी के हमले पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी से पूछना चाहिए कि पीएम मोदी कैसे ट्रैवल करते हैं, किस एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं, वो एयरक्राफ्ट में अकेले ट्रैवल क्यों करते हैं, ये सब बीजेपी को बताना चाहिए। यानी इस पर भी दोनों तरफ से बार पलटवार हुआ। कर्नाटक सरकार के मंत्री के प्राइवेट जेट को देखकर लोगों को अब यह भी याद आ रहा है कि यह वही कर्नाटक सरकार है जो कुछ वक्त पहले कह रही थी कि मुफ्त के वादों को पूरा करने में ही राज्य का खजाना खर्च हो जाएगा, इसलिए इस साल विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं बचा। एक तरफ कर्नाटक के ऐसे नेता और मंत्री हैं जो केंद्र से सूखे में मदद मांगने प्राइवेट जेट से जा रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री जो शराब घोटाले के मामले में ईडी को जवाब देने की जगह विपश्यना करने के लिए आजकल पंजाब चले गए। अरविंद केजरीवाल को शायद ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा करके वो ईडी के चक्करों से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन यहां तो अलग ही खेल हो गया। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अब तीसरा समन भेज दिया है, यानी अरविंद केजरीवाल को एक और नया समन पहुंच गया है। ईडी का यह तीसरा समन, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल ईडी के दूसरे समन को इग्नोर करते हुए विपश्यना के लिए पंजाब गए, या और 10 दिन यानी 30 दिसंबर तक वहां रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी का पहला समन 30 अक्टूबर को भेजा गया था, दूसरा 1.5 महीने बाद 18 दिसंबर को गया, और अब तीसरा समन 4 दिन के अंदर आ गया है और उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। यानी ईडी अब अरविंद केजरीवाल को ज्यादा टाइम देने के मूड में नहीं है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ईडी किसी व्यक्ति को 3 बार समन भेजती है, उसके बाद ईडी के पास यह विकल्प होता है कि वो कोर्ट जाए और उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट लेकर आए, या ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने उनके घर भी जा सकती है, यानी सीधे शीश महल पहुंच सकती है। यानी अरविंद केजरीवाल के पास बहुत दिन तक ईडी को इग्नोर करने का वक्त नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें शुरू होने वाली हैं तो केजरीवाल के करीबियों की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही। आज शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा। आम आदमी पार्टी के नेता और शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह की जमानत अर्जी आज कोर्ट में खारिज हो गई। संजय सिंह का न्यू ईयर अब जेल में ही मनेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि संजय सिंह के खिलाफ जो केस है वो जेन्युइन है और जो सबूत पेश किए गए हैं वो दिखाते हैं कि संजय सिंह इस घोटाले में शामिल हैं, ये कोर्ट ने माना है। संजय सिंह की जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो अपराध हुआ है उसमें संजय सिंह की भूमिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिख रही है और इसलिए उनको जमानत नहीं दी गई। लेकिन केजरीवाल तो अपने से अपना छाप रहे हैं कि भाई सब ईमानदार, कट्टर ईमानदार, लो सर्टिफिकेट संजय, लो सर्टिफिकेट मनीष, सबको बांट दिया। यानी केजरीवाल और उनके लोगों के लिए नए साल की शुरुआत ही गड़बड़ होती दिख रही। केजरीवाल तो नया साल घर पर मना लेंगे, लेकिन फिर 3 जनवरी को उन्हें ईडी ने तो भेज दिया बुलावा। अब इस बार केजरीवाल जाएंगे या फिर ईडी को टहला देंगे, केजरीवाल की रणनीति क्या होगी ये तो नए साल में ही पता चलेगी। लेकिन इंडी गठबंधन के लिए वक्त अच्छा नहीं चल रहा और आज का उनका शो भी फ्लॉप शो रहा।
पाठशाला में अगली क्लास का वक्त हो गया है। बृजभूषण शरण सिंह वर्सेस पहलवानों के दंगल का नया चैप्टर। अब कौन सही है? बृजभूषण का करीबी चुनाव में कैसे जीता? धांधली हुई, सच्ची जीत हुई, चुनाव हुआ कैसे? इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। पहलवानों के कंधे पर मोदी विरोधी बंदूक रखकर चलाने वाले भी कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, वो भी बताऊंगा। पहलवानों के मामले में राजनीतिक दंगल का सीजन 2 शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि फिर से धरना प्रदर्शन का माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद से बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले पहलवान फिर से दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति भी शुरू हो गई। कल कुश्ती संघ के चुनाव के नतीजे आने पर पहलवान साक्षी मलिक ने तो कुश्ती ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की जीत हो गई। कुश्ती संघ के चुनाव के मामले में पहलवान लगातार अपना इमोशनल दबाव बनाए हुए हैं। आज पहलवान बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री उठाकर प्रधानमंत्री आवास के सामने फुटपाथ पर रखकर आए। एक बार सुनिए वहां पर क्या हुआ, फिर आगे की बात बताऊं। वहाँ बात करते हैं। वहाँ बात करते हैं। आज बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपना पद्मश्री वापस लौटाने का ऐलान किया। बजरंग पुनिया ने इस चिट्ठी में लिखा कि साल 2019 में उन्हें पद्मश्री मिला था, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड भी मिला। जब यह सम्मान मिला तो बहुत खुश हुआ, लगा कि जीवन सफल हो गया। लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और यह सम्मान कचोट रहा है। कारण सिर्फ एक है कि जिस कुश्ती के लिए सम्मान मिले उसमें हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। इस चिट्ठी में बजरंग पुनिया ने यह भी लिखा है कि जब हम गंगा में अपने मेडल बहाने गए तो कोच और किसानों ने रोक लिया। फिर सरकार के एक मंत्री का फोन आया, हमें कहा गया कि वापस आ जाइए, हमारे साथ न्याय होगा। गृह मंत्री से भी हमारी मुलाकात हुई, उसमें आश्वासन मिला था कि महिला पहलवानों को न्याय मिलेगा और कुश्ती संघ से बृजभूषण शरण सिंह, उसके परिवार और उसके गुर्गों को बाहर किया जाएगा। लेकिन कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण दोबारा काबिज हो गया और उसने बयान दिया है कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। सुनिए बजरंग पुनिया का बयान, फिर आपको बताता हूं कि इस इलेक्शन में क्या हुआ और यह इलेक्शन होता कैसे है। मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता। यह बृजभूषण के मामले में पहलवानों का दूसरा दांव है, क्योंकि पहला दांव कल बृजभूषण के करीबी के चुनाव जीतते ही पहलवानों ने चला था और उसकी हर जगह चर्चा हो रही। दरअसल कल कुश्ती संघ के चुनाव के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने अपने जूते उतारकर टेबल पर रख दिए। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया और वो संन्यास का ऐलान करके रोते हुए वहां से चली गई थी। देखिए एक बार कल क्या हुआ। पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। इसके बाद ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि पिछली बार पहलवानों के मामले में हुआ। पहलवानों के मामले पर राजनीति करने में फिर से कांग्रेस कूद गई। कांग्रेस के तमाम नेता सरकार को कोसने लगे। कांग्रेस ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉक्सर विजेंदर सिंह को बैठा दिया। कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीति के दंगल में खुद को फिर से खड़ा करने का मौका बना रही दिख रही है। सुनिए कांग्रेस की तरफ से इस मामले में आज क्या कहा। अब भाजपा का नारा है बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। खिलाड़ियों के आंसुओं, बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए। इन चैंपियन महिला पहलवानों
किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। एक खिलाड़ी होने के नाते, एक प्लेयर होने के नाते, एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का मैं दर्द समझ सकता हूं। और जो कल का दिन था वो हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेशली जो मैं एक शब्द यूज करूं तो उसमें काला दिन है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट रिटायरमेंट ले लेता है कि उसको उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसके लिए उसने फाइट की, उस फाइट में वो हार जाती है और उसको सरकार की तरफ से कहते कि उसको कोई न्याय नहीं मिलता और उसके बाद में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, तंग होके, दुखी होके, परेशान होके। बस मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर ये आपकी किसी माँ, बहन, बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते, या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? विजेंद्र के सवाल तो ठीक है, लेकिन विजेंद्र चूंकि अब पॉलिटिक्स में आ गए, कांग्रेस की तरफ से हो गए, तो वो मोदी सरकार को कह रहे हैं कि मोदी सरकार चुप रहे। मोदी सरकार कैसे चुप रही बॉस? बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ? चुनाव कराए जाएं ये मांग मानी गई कि नहीं मानी गई? उस पर एफआईआर हुई या नहीं हुई? उस मामले की जांच हो रही है या नहीं हो रही? जो पहलवानों ने कहा वो हुआ या नहीं हुआ? लेकिन विजेंद्र अब बॉक्सर कम नेता ज्यादा हो गए। पहलवानों के मामले में किस तरह से फिर राजनीति शुरू हो गई, इससे इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि पहलवानों से प्रियंका वाड्रा मिल गई। प्रियंका वाड्रा आज पहलवान साक्षी मलिक के घर पहुंची और उनसे मुलाकात की। साक्षी मलिक ने कल ही कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया। इस दौरान वहां बजरंग पुनिया भी मौजूद थे। इससे पहले साक्षी मलिक और उनके पति से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मुलाकात की। दीपेंद्र हुड्डा तो कुश्ती संघ के चुनाव नतीजे आने के बाद से ही मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को ना इस राजनीति से की फिक्र है, ना ही पहलवानों के आक्रोश की कोई परवाह। बृजभूषण शरण सिंह तो कुश्ती संघ के चुनाव के बाद ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे चुनाव उनके करीबी ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने चुनाव जीता। कुश्ती संघ के चुनाव के नतीजे आने के बाद जीते हुए कैंडिडेट संजय सिंह तो किनारे खड़े थे, जबकि बृजभूषण शरण सिंह फूलमाला से लदे हुए दिख रहे थे। बृजभूषण और उनके लोग ये कह रहे हैं कि जिसको जो समझना है समझ ले। सच्चाई यह है कि कुश्ती संघ में उनका दबदबा था, दबदबा है और यह दबदबा बना रहेगा। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ दबदबा है का नारा भी लगाया। सुनिए। जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। अब बृजभूषण शरण सिंह भी जो कर रहे हैं वो कहां से ठीक है, जब आपको पता है कि आप पर जांच चल रही है। आप ठीक है, आप मानते हैं कि आप एकदम पाक साफ, लेकिन बहुत जब आपको पता है कि सारा कुछ आपके वजह से, आपसे जुड़े विवाद की वजह से हो रहा है, तो साइड में रहिए। आप अलग माहौल बना रहे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव में बृजभूषण के करीबी संजय सिंह खड़े थे और दूसरी तरफ पहलवान अनीता शोरान खड़ी थी, जिन्हें पहलवानों का समर्थन मिला हुआ था। लेकिन चुनाव नतीजे एक तरफा बृजभूषण सिंह के करीबी के पक्ष में रहे। बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को 40 वोट मिले और पहलवानों की कैंडिडेट अनीता शोरान को मात्र 7 वोट मिले। यह कुश्ती में यूपी और हरियाणा का टकराव भी माना जाता है, क्योंकि बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश में चंदौली के, वो यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने जिस महिला पहलवान अनीता शोरान को हराया वो हरियाणा के भिवानी की। अनीता ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। बृजभूषण शरण सिंह ने इन चुनावों में जीत को अपना दबदबा इसलिए कहा कि न सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर उनके करीबी जीते, बल्कि बृजभूषण के कैंप ने सभी 4 उपाध्यक्ष के पदों को भी जीत लिया। बृजभूषण के कैंप ने कोषाध्यक्ष के पद पर जीत हासिल की है। सभी 5 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरशिप भी जीत मिल गई है। कुल मिलाकर 15 में से 13 पदों पर बृजभूषण कैंप को जीत मिली है, जबकि पहलवानों के कैंप को सिर्फ 2 पद मिले। पहलवानों के कैंप को महासचिव और उपाध्यक्ष का पद मिला है। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कुश्ती संघ में नया नहीं है। वो 3 बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके परिवार के कई लोग कुश्ती संगठनों को संभाल रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह खुद 12 साल से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। उनके बेटे करण भूषण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह के दामाद विशाल सिंह बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के साले भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव रह चुके हैं। चुनाव में जीत हार को लेकर इतना हल्ला और राजनीति हो रही है, जबकि इसी चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हारे हैं। मोहन यादव ने कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दिया था। चुनाव में मोहन यादव को मात्र 5 वोट मिले और वो भी हार गए।
मोहन यादव ने जब नामांकन भरा था तब वो एमपी के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। एमपी सरकार की तरफ से मोहन यादव के चुनाव लड़ने को लेकर कहा गया कि 13 दिसंबर को मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री बने और तब तक नामांकन वापस लेने की तारीख ऑलरेडी निकल चुकी थी, इसलिए वो नाम वापस नहीं ले पाए। हालांकि मोहन यादव ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया था और वो हार भी गए। कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह कैसे बृजभूषण के करीबी हैं आपको यह भी बताता हूं, और इनके बारे में खुद संजय सिंह ने बताया है। संजय सिंह और बृजभूषण के संबंध तब से हैं जब दोनों के परिवार अयोध्या और काशी में कुश्ती का आयोजन कराते थे। खुद संजय सिंह इस बात को मानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ उनका रिश्ता बड़े और छोटे भाई का है। दोनों परिवारों के बीच जान पहचान करीब 30 साल पुरानी है और संजय सिंह बृजभूषण के करीबी सहयोगी हैं। संजय सिंह चंदौली के रहने वाले हैं, अब परिवार के साथ वाराणसी में रहते हैं। 2008 में संजय सिंह वाराणसी कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद 2009 में संजय सिंह यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष बने, तब बृजभूषण यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। महिला पहलवानों के आरोपों पर संजय सिंह का कहना है कि जिसको जो कहना है वो कहे, उनका फोकस सिर्फ कुश्ती को आगे बढ़ाने पर है। आगे बच्चों का नेशनल किया जाएगा, साल नहीं नुकसान होने दिया जाएगा। ओलंपिक किया रहा, बच्चों की तैयारी की जाएगी, कैंप लगाया जाएगा, नेशनल कराएगा। रेसलर जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। लेकिन आपको ये सारी खबर देखते हुए, क्योंकि सबका अपना अपना पक्ष है, आपको यह भी देखना चाहिए कि कुश्ती संघ का चुनाव हुआ कैसे, यह भी तो आपको पता होना चाहिए। दरअसल कुश्ती संघ का चुनाव यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW के ऑब्जर्वर की मौजूदगी में हुआ। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कुश्ती के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करवाती है। यही संस्था पूरी दुनिया में कुश्ती संघों को मान्यता देती है। UWW ही इस बात की निगरानी रखती है कि कुश्ती संघ में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी देश में कुश्ती संघ में नियमों की अनदेखी हो रही है तो यह UWW उस देश के कुश्ती संघ को प्रतिबंधित करने का निर्णय लेती है। यह UWW ही थी जिसने भारतीय कुश्ती संघ में अगस्त में बैन लगाया था। अब जब UWW की मौजूदगी में चुनाव हो गए हैं तो भारतीय कुश्ती संघ से बैन हटने का भी रास्ता बना है। UWW के ऑब्जर्वर की मौजूदगी में भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में वोटिंग हुई थी। कुश्ती संघ के चुनाव में 50 वोटर थे, जिसमें अलग अलग 25 राज्यों के कुश्ती संघ शामिल थे और दूसरे प्रतिनिधि भी थे। 50 वोटर में से 47 वोट पड़े और 47 में से 40 वोट बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को मिल गए। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, अब इसमें UWW का जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ है, उसके सामने चुनाव हो रहे हैं। 47 में से जिनमें 25 राज्यों के भी संघ हैं रेसलिंग के, उनमें से अगर 40 वोट पड़ रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी क्या करेंगे आके बॉस? वो जाके वोट डलवा देंगे क्या? और अगर वो मैनेज्ड हैं सारे संघ सारे वोट, तो भाई पहले ही कह देना चाहिए था कि नहीं ये चुनाव ऐसे नहीं होना चाहिए, या ये चुनाव हम लड़ेंगे नहीं क्योंकि यहां पर पार्शियलिटी हो सकती है। अब चुनाव होने के बाद अगर ये कहा जाएगा तो इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी के जीतने से वो पहलवान गुस्से में हैं जिन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इनमें कोई कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर रहा है, कोई पद्मश्री लौटा रहा है, लेकिन दूसरे पहलवानों और पूर्व पहलवानों का इस पूरे मामले में क्या कहना है वो भी आपको सुनवाता हूं। जैसे पूर्व पहलवान संग्राम सिंह, उनका कहना है कि पहली सरकारों में खिलाड़ियों को एक एक चीज के लिए रोना पड़ता था। आज मोदी सरकार तो खिलाड़ियों के लिए सारी सुविधाएं और खजाने खोलकर रखी हुई है। सुनिए संग्राम सिंह को। मुझे आज भी याद है कि 2005 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मैं जा रहा था हंगरी बुडापेस्ट, तो फेडरेशन ऐसे ही कुछ टूट रही थी। क्या था, वीजा फीस के लिए इंतजाम करना पड़ता था कि भाई वीजा फीस किससे मांगेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। अब तो मैं कह रहा हूं कि खिलाड़ियों के लिए भंडार खुला हुआ, खजाना खुला हुआ है कि कोई खिलाड़ी मेडल तो जीत लो, मतलब 100 करोड़ के बड़ा इंसान बन जाता है। जिसको जहां ट्रेनिंग करनी हो ट्रेनिंग पे जाता है, इतने पैसे इतना सब कुछ है, तो उसके बाद भी अगर खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे तो फिर गलती उनकी है। मैं तो कहूंगा कि आजकल सुविधाओं की कोई कमी है नहीं, मतलब खजाने खोल रखे हैं। अब कुश्ती संघ के चुनाव नतीजे से भले ही कुछ पहलवान नाराज हैं, लेकिन कुश्ती संघ का चुनाव होने से बाकी के पहलवानों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि चुनाव के बाद अब कुश्ती के नेशनल कैंप्स और दूसरी प्रतियोगिताएं फिर शुरू हो पाएंगी। विवाद की वजह से 2023 में नेशनल कैंप और नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो सकी थी। इससे बहुत पहलवान प्रभावित हुए थे, क्योंकि नौकरी के आवेदन के लिए नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने और मेडल लाने के प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं।
पिछले 11 महीने के विवाद की वजह से एक तरह से कुश्ती रुक सी गई थी। अब चुनाव हुए हैं, नए संघ के गठन के बाद खेल की गतिविधियां फिर से शुरू हो पाएंगी। नए संघ ने अंडर 15 और अंडर 20 की नेशनल चैंपियनशिप करवाने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन ये सारा विवाद अभी खत्म होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि पहलवानों के साथ अब जो जिस तरह से नेता घुसे हैं, ये पूरा मामला जो है वो अलग दिशा में जाएगा। सरकार को भी किसी प्रतिनिधि को भेजकर इन पहलवानों से बात कर लेनी चाहिए, ताकि ये मामला तूल पकड़े उससे पहले सही रास्ता, सही समस्या का हल जो है वो निकल सके। पाठशाला में अब राम मंदिर की तैयारियों का चैप्टर 2, अयोध्या की हैरान कर देने वाली तस्वीरें आपके लिए लेकर आया हूं। मोदी सरकार ने अयोध्या का वो कायाकल्प कर दिया कि रामराज दिखने लगा है क्या? मोटा व्यक्ति जब मंदिर के संकरे गलियारे में फंसता है तो क्या वहां चमत्कार होता है? भारत का वो अनोखा मंदिर जिसे देखकर आंखों पर आपको यकीन नहीं होगा, अब इसका चैप्टर। इस समय चारों तरफ अयोध्या की चर्चा है। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने की घड़ी पास आ रही है और राम भक्त अभी से राम मंदिर का उत्सव मनाने में जुट गए। अयोध्या की चमक दमक आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको एक अनोखे मंदिर की झलक दिखा रहा हूं। भारत में वैसे तो एक से बढ़कर एक मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के बारे में शायद ही आपको पता होगा। यह मंदिर अपनी मान्यताओं की वजह से बहुत खास है। कहा जाता है कि इस मंदिर के छोटे और संकरे द्वार से निकलने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन वहां किस तरह से महिलाएं फंस गईं, लोग फंस जाते हैं, यह अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाला है। एकदम देखिए आप कैसे छोटा सा संकरा सा रास्ता है और कहा जाता है कि लोग मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, उसके चक्कर में लोग इस द्वार से निकलते हैं। और आप देखिए किस तरह से फंस गई है महिला। मामला कई बार बिगड़ जाता है, क्योंकि इतनी छोटी और संकरी जगह से निकलना आसान नहीं होता, जैसा इस महिला के साथ हो रहा। मंदिर के संकरे द्वार से निकलने की महिला खूब कोशिश कर रही है, दूसरे लोग भी उसे निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह महिला वहां फंस जाती है। एक बार देखिए वहां किस तरह के हालात बनते हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। अब ये तस्वीरें देखकर किसी को भी सफोकेशन होने लगे कि बॉस ये फंस जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन मनोकामना के चक्कर में लोग यहां जाते हैं, फंसते हैं, फिर क्या होता है? ये मंदिर कहां है और इसका इतिहास क्या है? क्यों लोग यहां चमत्कार की बातें करने लगते हैं? क्या मान्यताएं? ये सब आज आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल राम मंदिर के बारे में आपको बताता हूं, जिसकी चर्चा देश भर में है, क्योंकि अभी तो पूरा देश राम मंदिर की ही बात कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर और उसकी वजह से जो बदलाव हो रहा है वो किसी को भी हैरान कर देगा। अगर आप 2 या 3 साल पहले अयोध्या गए थे तो अब अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे। बॉस पहुंचिएगा तो कहिएगा ये अयोध्या है जहां आए थे। मंदिर में श्री राम के आगमन से पहले ही अयोध्या चमक रही है, दमक रही है। अयोध्या में वो सब बन रहा है जो किसी वर्ल्ड क्लास शहर में होता है। आस्था और विकास जब साथ मिलते हैं तो क्या होता है, अयोध्या इसकी गवाही दे रहा है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने ताकत झोंक रखी है कि सिर्फ रामलला को की मंदिर के गर्भगृह में वापसी ना हो, सिर्फ उन्हें उनकी जगह ना मिले, बल्कि अयोध्या को जो जगह मिलनी चाहिए, उसका जो सम्मान होना चाहिए वो भी। इस वक्त अयोध्या में सबकी नजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टिकी है। सबसे पहले वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर राम भक्त अयोध्या में उतर पाएंगे। त्रेता युग में भगवान राम लंका विजय के बाद पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या पहुंचे थे और अब अयोध्या एक बार फिर विमानों की उड़ान के लिए तैयार हो चुकी है। आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल हुआ है। इस दौरान रनवे पर एयरबस A320 की लैंडिंग कराई गई। सिविल एविएशन के अधिकारियों को लेकर विमान श्रीराम एयरपोर्ट पहुंचा। रनवे पर इंतजामों की जांच की गई। विमान की लैंडिंग के बाद अधिकारियों ने ट्रायल को पूरी तरह से सफल बताया। एक बार इस एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए। ये पहला विमान जो अयोध्या में उतरा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यानी रनवे का ट्रायल पूरा हो गया और अंदर जो एयरपोर्ट दिख रहा है
वो भी चमचमाता हुआ जबरदस्त बना। एक बार वहां से सुनिए क्या बात आई है, फिर आगे की बात बताता। A320 की ट्रायल हुई है और इसमें जो ऑपरेशंस के पहले जो ट्रायल रन होता है और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और सुरक्षित और काफ़ी बेहतर रहा है और इसको ओके किया गया है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि DGC की परमिशन मिल चुकी है और एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षा के सभी मानकों के अनुसार है और ये ट्रायल से प्रूव भी हो चुका है। और हम लोग आगे की 30 तारीख की तैयारी कर रहे हैं और उसके पहले का पूर्व ट्रायल था और काफ़ी बेहतर रहा है। 30 तारीख को इनॉग्रेल फ्लाइट्स भी आ रही है और इसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और दिल्ली की फ़्लाइट्स 30 तारीख को आ रही है और यहाँ से फिर लौट कर दिल्ली भी जाएगी और आगे मल्टीपल लोकेशंस के लिए भी तैयारियाँ चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश विदेश के तमाम VVIP मेहमान अयोध्या आने वाले। अयोध्या में VVIP मेहमानों की लैंडिंग के लिए अयोध्या का एयरपोर्ट कितना तैयार है, ये भी आपको बताता हूं। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए 22 जनवरी को 100 से ज्यादा प्लेन अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती हैं। इन विमानों की लैंडिंग के लिए अयोध्या एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार हो गया है, कहा जा रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2200 मीटर है। यह एयरपोर्ट 65,000 वर्ग फुट में बना हुआ है और उस दिन प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, बहुत लोग पहुंचेंगे भाई। विमान ही विमान उड़ता रहेगा, लैंडिंग होगी, टेक ऑफ होगा, ऐसा माहौल होगा। एक तरफ अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आने वाले VVIP मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो रही है, दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या के होटल्स और धर्मशालाओं में एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन और ट्रस्ट की तरफ से 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर निर्देश जारी करने पड़े। इतने लोग बुकिंग कराने लगे और इस निर्देश में साफ कह दिया गया है कि 22 जनवरी को यानी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सिर्फ वही लोग अयोध्या आ सकेंगे जिनके पास ट्रस्ट का निमंत्रण पत्र है। यानी अगर आप ये सोच लिए हैं कि चलो चलो हम भी चलेंगे, नहीं भाई, जिसके पास ट्रस्ट का निमंत्रण पत्र होगा सिर्फ वही आएंगे। इसके अलावा उन लोगों को अयोध्या में एंट्री मिलेगी जो कार्यक्रम के दौरान सरकारी ड्यूटी पर रहेंगे, जिसकी वजह से अयोध्या में होटल और धर्मशालाओं की एडवांस बुकिंग को कैंसिल कराया जा सकता है। प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जिन्हें निमंत्रण पत्र नहीं मिला है वो 22 जनवरी को अयोध्या आने का प्रोग्राम न बनाएं। उस दिन आम लोग रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे और इतनी बड़ी संख्या में, आप सोचिए ना भाई, करोड़ों राम भक्त हैं, सब पहुंच गए तो वहां सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट खड़ा हो जाएगा। सुनिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से क्या अपील की। तो सर मंदिर तो फिर हम लोगों को भी देखने के लिए उससे पहले भी मिलेगा? आप 23 जनवरी को मिलेगा, 22 को नहीं मिलेगा। फोटो में मिलेगा, टेलीविजन पर मिलेगा। आपकी अपनी अपील क्या है लोगों से जो आप लगातार कर रहे हैं? 22 जनवरी को जिस गांव मोहल्ले में आप रहते हैं वहां के मंदिर में दिन में 10 बजे के लगभग एकत्र हो, कोई टेलीविज़न लगाओ अथवा LED स्क्रीन लगाओ और अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखो, भजन कीर्तन करो। यानी अपनी अपनी जगह पर ही रहकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखिए, ये अपील की जाए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे उनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर, जिसके लिए धर्म पथ के दोनों जगहों पर लगाने के लिए प्रवेश द्वार तैयार किए जा रहे हैं। इन प्रवेश द्वारों पर 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा लगाई जाएगी। यह स्वागत द्वार इसलिए अहम है क्योंकि श्रीराम एयरपोर्ट से राम मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता धर्म पथ कहलाता है। ये देखिए वो जो तैयारी चल रही है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए सूर्य देव की प्रतिमा लगाई जा रही है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या किस तरह राममय हो रही है, अब उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। अयोध्या में रोज शाम को लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। रात के वक्त लेजर लाइट शो की रोशनी से अयोध्या जगमगा जाती है। मतलब वहां जितने लोग अभी भी जा रहे हैं उनको लग रहा है कि कहां ही आ गए। एक तरफ लेजर शो चल रहा है, दूसरी तरफ 200 फीट से ज्यादा बड़े LED स्क्रीन पर श्रद्धालुओं को राम कथा रोज दिखाई जा रही है। देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। 200 फीट की स्क्रीन पर रोज राम कथा चल रही है अयोध्या में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में दूसरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी डेडलाइन तय की जा चुकी है। एक दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों को देखने अयोध्या गए थे। अब 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं।
इस दौरे में अयोध्या को पीएम क्या क्या बड़ी सौगात देंगे वो भी आपको बताता हूं। पीएम मोदी 30 तारीख को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें करीब 2 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। इसके बाद पीएम मोदी अयोध्या रेलवे स्टेशन जाएंगे जहां वो नई तैयार हुई रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अयोध्या से दिल्ली के आनंद विहार तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और इसके समेत 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम अयोध्या में 3000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, देश भर के भक्तों में उत्साह भी बढ़ता दिख रहा है। राम मंदिर को लेकर लोगों में इतना क्रेज है कि अयोध्या के बाजार राम मंदिर के डिजाइन वाली की रिंग्स और दूसरी चीजों से भर गए और डिमांड बढ़ गई। ये की रिंग्स देखिए, इन की रिंग्स में राम का नाम उकेरा जा रहा है और रामलला के बचपन की तस्वीर नजर आ रही है। अब आपको उस मंदिर के बारे में डिटेल से बता। अच्छा, ये देखिए, लोग रंगोली वगैरह भी बनाना शुरू कर दिए। ये देखिए किस तरह से की रिंग्स बन रही है, जय श्री राम लिखा हुआ। मतलब जो ये देखिए गदा दिख रही है, गदा वाली की रिंग, प्रभु श्री राम की मूर्ति वाली की रिंग। मतलब लोग, हर किसी को जो अपने मन से लग रहा है कि वो कर सकता है वो कर रहा है। और अब आपको उस मंदिर के बारे में डिटेल से बताता हूं जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। प्रभु राम की जो माया है वो तो सब जानते हैं, लेकिन इस मंदिर की क्या माया है? यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में स्थित है। तमिलनाडु का मशहूर इदुक्कु पेलियार मंदिर भगवान गणेश का मंदिर है। हालांकि इस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है, लेकिन मान्यता है कि मंदिर में गणेश जी के पद चिन्ह हैं जिनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु मंदिर के संकरे दरवाजे को पार कर लेता है उसके शरीर का दर्द और दूसरी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचता है वो मंदिर के संकरे दरवाजे को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन हर श्रद्धालु के लिए संकरे दरवाजे को पार करना आसान नहीं होता, क्योंकि कई लोग बहुत वजनदार होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मंदिर पर पहुंचा हर श्रद्धालु इस संकरे दरवाजे पर फंस जाता है। कई श्रद्धालु बड़ी आसानी से इस संकरे दरवाजे को पार कर लेते हैं, जैसे ये आसानी से निकल गए, ये बच्ची निकल गई। बिना परेशानी के संकरे दरवाजे से गुजरने वाले लोग भी आपको नजर आ जाए। लेकिन कई लोग हैं जो अंदर फंसते हैं। दिखाइए वो फंसने के बाद निकलते कैसे हैं, जरा उसकी तस्वीर तो दिखाइए। ये देखिए, ये जैसे निकल गए, ये देखिए, ये इनकी पूरी तस्वीर दिखाइए। अभी लग रहा ना फंस गई हैं मैडम, लेकिन ये मैडम भी बाहर निकलेंगी। वहां कहा जाता है कि लोगों को दिक्कत तो आती है लेकिन सारे लोग बाहर निकल आते हैं, और इसको लोग कहते हैं कि गजब चमत्कार है। मतलब एक बार के लिए आपको तो लगेगा सांस अटक जाएगी कि अब तो फंस गए, अब नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आप देखिए कि ये महिला भी देखिए कैसे बाहर निकल गई। एक सेकंड के लिए लग रहा है कि ये महिला यहां से निकल सकती है, लेकिन वो निकल आई। और यही इस मंदिर को बहुत खास बनाता है। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें देखिए, कैसे लोग जो है वहां फंस जाते हैं लेकिन निकल आते हैं। और भारत में ऐसे एक नहीं सैकड़ों मंदिर हैं जो बेहद खास है। ऐसा ही एक मंदिर आपको दिखाता हूं जिसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होगा। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से करीब 125 किलोमीटर दूर मांगी तुंगी की पहाड़ियों पर बना हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 4000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इस मंदिर को जैन धर्म का बड़ा तीर्थ माना जाता है। जैन धर्म की मान्यता के मुताबिक मांगी तुंगी की पहाड़ियों में भगवान राम और हनुमान समेत कई जैन संतों ने मोक्ष प्राप्त किया। आप देखिए कहां है ये मंदिर भाई, ड्रोन चला जा रहा है, देख रहे हैं, इसमें चढ़ के लोग जाते हैं। मांगी तुंगी मंदिर में हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में बड़ा मेला भी लगता है। इस मंदिर तक जाना अपने आप में शानदार अनुभव है। मंदिर इतनी ऊंचाई पर बना है कि वहां पहुंचकर चारों तरफ का अद्भुत नजारा भी दिखाई देता है। देखिए कहां है मंदिर, ऐसे ऐसे मंदिर है। अच्छा, वो जो अभी संकर गलियारे वाला मंदिर आपको दिखा रहा था जिसमें लोग फंसते हैं लेकिन निकल जाते हैं, वैसे ही एक जमाने में आपको याद होगा वैष्णो देवी के लिए कहा जाता था। अब तो वैष्णो देवी में बहुत रेनोवेशन हो गया, आराम से आप चलते चले जाइए। लेकिन पहले वहां एक संकरी गुफा होती थी जिसमें से होकर गुजरना पड़ता था, और जो देखता था थोड़ा वजनदार हो तो उसका दिल बैठ जाता था कि अब इसमें से निकलूंगा कैसे। लेकिन कोई नहीं फंसता था वहां पर, ऐसा वहां पर होता था। तो ये सनातन में को लेकर जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी थी, इसलिए आप पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। पिछले दिनों एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। ये भी सब जानते हैं कि जब पीएम मोदी की मां का निधन हुआ था उस दिन भी उन्होंने कोलकाता में पहले से तय कार्यक्रमों में वर्चुअली हिस्सा लिया था। तय कार्यक्रमों और जिम्मेदारियों को लेकर पीएम मोदी का यह समर्पण नया नहीं।
पाठशाला में आज पीएम मोदी के इसी समर्पण से जुड़ा किस्सा। नरेंद्र मोदी के करीब से जानने वाले वीएचपी नेता दिलीप त्रिवेदी ने यह किस्सा बताया कि बात साल 1989 की है, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का निधन हुआ। उसी दिन अहमदाबाद में बीजेपी की बहुत जरूरी बैठक होनी थी। बीजेपी के तमाम नेता बैठक के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके थे। तभी उन्हें जानकारी मिली कि नरेंद्र मोदी के पिताजी का निधन हो गया और वो अपने घर वडनगर गए। बैठक के लिए पहुंचे नेताओं को लगा कि इस दुखद घटना के बाद नरेंद्र मोदी बैठक में तो नहीं आ पाए, लेकिन दोपहर तक नरेंद्र मोदी बैठक में हिस्सा लेने पहुंच गए अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी को देखकर वहां मौजूद सभी नेता हैरान रह गए। बैठक के बाद जब नेताओं ने नरेंद्र मोदी से दुख की घड़ी में बैठक में शामिल होने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि परिवार के साथ ही पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करना भी जरूरी होता है। आगे नरेंद्र मोदी ने बताया कि पिता के अंतिम संस्कार के बाद वो वडनगर में से बैठक के लिए सीधे निकलकर अहमदाबाद आ गए थे। जिम्मेदारियों को लेकर नरेंद्र मोदी का समर्पण देखकर बैठक में शामिल सभी नेता और कार्यकर्ता हैरान थे और उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाए। और जिम्मेदारियों को लेकर पीएम मोदी का ये समर्पण भाव आज भी दिखाई देता है।